So now we'll discuss the format of profit and loss account as per the Companies Act 2013. Form of statement of profit and loss account. First of all, you have to write name of the company, profit and loss statement for the year ended. Now here we have continued the number of notes. जैसे हमने देखा था कि बैलेंस शीट में हमारे 1 to 18 तक नोट्स लिखे थे हमने. So we are continued with that. लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, you have to write 1 2 3 4. Here we have written in continuation. हमारे बैलेंस शीट में जो नोट्स थे 1 to 18 उसको कंटिन्यू करके हमने यहाँ पर 19 20 आगे वाले नंबर लिखे. So whenever there is a combined question profit and loss and balance sheet, तो आपके ये शेड्यूल नंबर आएंगे, ये नोट्स नंबर आएंगे. और अगर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्वेश्चन है तो नंबर्स विल बी 1 2 3 4 लाइक अप टू 9. फर्स्ट पहले हमको क्या लिखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. ना एज यू अवेयर करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर हमने बैलेंस शीट में भी डिस्कस किया था कि प्रीवियस ईयर अमाउंट हमको एक्चुअल में लिखना होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, बट एज फार एज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आर कंसर्न दे डोंट प्रोवाइड यू द प्रीवियस ईयर फिगर्स. आपको ये प्रीवियस ईयर फिगर नहीं लिखना होगा. बट इन प्रैक्टिकल ऑल कंपनीज हैव टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन दिस फॉर्मेट. तो फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कंपनी का जो मेन एक्टिविटी है उससे कितना पैसा आया है. तो उसमें क्या क्या हो सकता है देखो. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या क्या लिखेंगे, सेल ऑफ प्रोडक्ट दैट इज सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, और उसमें से माइनस करेंगे एक्साइज ड्यूटी. क्या माइनस करेंगे, एक्साइज ड्यूटी. दैट इज व्हाट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. कंपनी का जो मेन बिजनेस एक्टिविटी होगा उसमें से इनकम कितना हुआ है. अदर इनकम, जैसे आप इससे पहले जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो लिखते थे, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अदर इनकम. सो दैट यू हैव टू रिकॉर्ड इन दिस शेड्यूल. तो अदर इनकम क्या क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर हमारे कंपनी ने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया उसका इंटरेस्ट, किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया तो उसका डिविडेंड, नेट गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम. नॉर्मली जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, so that will come under the other income. तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये आएगा आपका टोटल रेवेन्यू, टोटल इनकम लेस एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस लेस करेंगे यहाँ पर. तो सबसे पहले होगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो इसमें हमको क्या क्या लिखना है देखो. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें से लेस करेंगे परचेस रिटर्न, तो ये आ गया आपका नेट परचेस. तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड नेट परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पर आ गया आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. कैरेज इनवर्ड वगैरह होगा, इंपोर्ट ड्यूटी होगा तो क्या होगा, वो ऐड होगा. परचेस से रिलेटेड कोई खर्चा है जैसे कैरेज इनवर्ड होता है, इंपोर्ट ड्यूटी होता है, ये सारा खर्चा भी इसमें क्या होगा, ऐड होगा. नेक्स्ट इज परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अगर हमने फिनिश गुड्स परचेस किया बेचने के लिए तो परचेसेस ऑफ फिनिश गुड्स, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग, तो हम लोग गुड्स खरीदेंगे वही बेचेंगे, तो वो जो परचेस है वो हमको यहाँ पर लिखना है परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. नेक्स्ट इज चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड. चेंजेस इन द इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड. तो इस शेड्यूल में हमको क्या लिखना है, तो चेंजेस इन इन्वेंटरीज मतलब क्या करना होगा, ओपनिंग स्टॉक लिखना होगा फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस का, उसमें से लेस करना होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस. वी हैव टू शो सेपरेटली फिनिश गुड्स में चेंज कितना हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस में चेंज कितना हुआ है. सो ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे, माइनस करेंगे. याद रखो यहाँ पर रॉ मटेरियल नहीं आएगा, रॉ मटेरियल का स्टॉक किसमें आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. नेक्स्ट हेडिंग है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. तो नाम ही बता रहा है आपको, एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा, सैलरीज होगा, कमीशन होगा, एम्प्लॉयज को बोनस होगा, तो वो सारे खर्चे उसमें लिखेंगे. यहाँ पर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सैलरीज एंड वेजेस इंक्लूडिंग द बोनस, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये है कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन होगा एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में, तो वो लिखेंगे. स्टाफ वेलफेयर का खर्चा अगर कुछ किया कंपनी ने तो वो इसमें आएगा. सो एम्प्लॉय से रिलेटेड अगर कोई खर्चा है तो इसमें लिखेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. नेक्स्ट वाला कौन सा है, फाइनेंस कॉस्ट. फाइनेंस कॉस्ट दैट इज बोरोइंग कॉस्ट. फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, डिवेंचर इंटरेस्ट, एप्लीकेबल नेट लॉस और गेन ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस. फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस अगर हुआ है तो उसमें कुछ लॉस हुआ है तो वो लिखना है, गेन हुआ है तो उसको माइनस करना है, क्योंकि ये एक्सपेंस लिख रहे हैं उसमें से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा.
नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन आपको पता है, अमोर्टाइजेशन मतलब रिटर्न ऑफ। कुछ खर्चे अगर हम लोग राइट ऑफ कर रहे हैं तो भी इसको यहाँ पर लिखना है। शेड्यूल नंबर 26। तो डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, मोटर वैन। इनटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ अगर कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, जैसे यहाँ पर काफी ज्यादा लंबा चौड़ा लिस्ट है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस होता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अंडर राइटिंग कमीशन, ऐसा कोई खर्चा राइट ऑफ करते हैं तो वो आएगा अमोर्टाइजेशन में। सो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस, तो अदर एक्सपेंसेस में देखो क्या क्या हो सकता है। कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, पावर एंड फ्यूल, repairs to building, repairs to machinery, insurance, rates and taxes, miscellaneous expenses, पेमेंट टू ऑडिटर जब लिखेंगे हमको ये बाइफर्केशन लिखना है कि ऑडिटर को जो पेमेंट किया वो ऑडिट वर्क के लिए कितना है, टैक्सेशन के लिए कितना है, कंपनी लॉ मैटर्स के लिए कितना है, मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए कितना है, और किसी और सर्विसेज के लिए कितना है। तो हमको पेमेंट टू ऑडिटर्स का बाइफर्केशन लिखना है। Any other expenses which exceeds 1% of the revenue or 1 lakh whichever is higher। तो ऐसा कोई भी खर्चा जो रेवेन्यू मतलब हमारा जो इनकम है उससे 1% से ज्यादा है या फिर 1 लाख, whichever is higher, 1% of revenue और 1 lakh whichever is higher, दोनों में से जो ज्यादा होगा that expenses we have to show separately। उसको किसी और खर्चे के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। खर्चा जो रेवेन्यू का 1% से ज्यादा है या फिर 1 लाख, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो खर्चा हम लोग किसी और खर्चे में ऐड नहीं कर सकते हैं, उसको हमको सेपरेटली लिखना होगा। ये था आपका एक्सपेंसेस। तो टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये जो प्रॉफिट आएगा वो होगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, उसमें से एक्सेप्शनल आइटम्स माइनस करेंगे। अभी एक्सेप्शनल आइटम्स मतलब क्या होगा, मेजर डिस्पोजल ऑफ असेट्स, मेजर डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर हमने काफी ज्यादा असेट्स, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट बेच दिया है जो हम लोग नॉर्मली नहीं करने वाले, दैट कम्स अंडर द एक्सेप्शनल आइटम्स। तो ये माइनस करने के बाद आएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ऐसे कुछ आइटम्स कि जो रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन में नहीं हो सकते, जो रिकरिंग फ्रीक्वेंटली रिकरिंग नहीं होगा, ऐसे कुछ इनकम गेन्स होंगे या फिर एक्सपेंस होगा तो उसको प्लस माइनस करना है। फिर आएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स का प्रोविजन अमाउंट माइनस करेंगे तो आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जहां तक आपके मुंबई यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन का सवाल है, आपको ये एक्सेप्शन आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स नहीं होगा, मतलब आप रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करोगे तो आप डायरेक्टली लिखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स और उसमें से माइनस करोगे प्रोविजन फॉर टैक्स तो आएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक बार देखें, फॉर्मेट देखते हैं। पहले क्या लिखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जैसे आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो आप लिखते हो, मेजर मेजर इनकम, कंपनी का जो एक्टिविटी मेन एक्टिविटी उससे इनकम। अदर इनकम जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हो वो अदर इनकम। ये आ गया टोटल रेवेन्यू। फिर उसमें से क्या क्या माइनस करना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंटरीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अभी देखो इसमें क्या क्या लिखना है हमको, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मतलब रॉ मटेरियल से रिलेटेड, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अगर हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है तो जो गुड्स खरीदेंगे वही बेचते हैं, तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। चेंजेस इन इन्वेंटरीज मतलब ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, किसका, फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस का। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय से रिलेटेड जो खर्चा है वो माइनस करना है। फाइनेंस कॉस्ट दैट इज बोरोइंग कॉस्ट, डिबेंचर का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन मतलब गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ वगैरह खर्चे। अदर एक्सपेंसेस बाकी सारे खर्चे, ये आएगा टोटल एक्सपेंसेस। इस टोटल रेवेन्यू में से, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करेंगे तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दैट वाज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो हमने शेड्यूल नंबर लिखा है दैट इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ बैलेंस शीट नोट्स। तो अगर वो क्वेश्चन सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होगा तो आपके यहाँ पर नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। होप यू अंडरस्टूड दिस।
format very well. Now we are discussing question which was adapted from Mumbai University April 2017 paper. क्या क्वेश्चन में लिखा है? फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ यशराज लिमिटेड, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर। तो इसमें सिर्फ हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट नहीं बनाना। तो हमारे शेड्यूल नंबर भी 1 2 3 से स्टार्ट होंगे। तो पहला वाला है सेल्स, मतलब ये हो गया आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। डिस्काउंट रिसीव्ड, जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, मतलब ये अदर इनकम में आएगा। डिस्काउंट अलाउड, तो ये हमारे अदर एक्सपेंसेस में आएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मतलब किसमें आएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मतलब किसमें आएगा? चेंजेस इन इन्वेंटरीज। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल मतलब किसमें आएगा? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। कैरेज इनवर्ड, तो इस परचेस से रिलेटेड है, मतलब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मतलब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मतलब चेंजेस इन इन्वेंटरीज। सैलरीज, तो सैलरीज किसमें आएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। बोनस टू स्टाफ, तो ये भी कहां पर आएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस मतलब ये भी किसका होगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन मतलब ये फाइनेंस कॉस्ट हो गया। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट मतलब डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस मतलब अदर एक्सपेंस में आ गया। एंड इनकम टैक्स टू बी प्रोवाइडेड फॉर करंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया 6,05,000। मतलब आपको यहाँ पर पोस्टिंग समझ में आया। दिस इज अ क्वेश्चन बेसिकली प्योरली ऑन पोस्टिंग, एक भी एडजस्टमेंट नहीं है, पूरा का पूरा क्वेश्चन सिर्फ पोस्टिंग का है। अगर आपको फॉर्मेट पता है तो यू कैन सॉल्व वेरी इजीली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। व्हाइल राइटिंग द आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना होगा? एक ब्लैंक फॉर्मेट बनाना है। नेम ऑफ द कंपनी यशराज लिमिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। फॉर्मेट बनाना है ब्लैंक, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, जैसे हमने फॉर्मेट डिस्कस किया वैसे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेस ऑफ स्टॉक, चेंजेस इन इन्वेंटरीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस। फिर टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और यहाँ पर देखो शेड्यूल नंबर 1 2 3 4, क्योंकि ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है। देन वी हैव टू प्रिपेयर द ब्लैंक शेड्यूल्स, यहाँ पर एक ब्लैंक फॉर्मेट नोट्स अकाउंट्स बनाने होंगे, क्योंकि पोस्टिंग इज नोट्स टू अकाउंट्स में ही होगा और उसके बाद उस फॉर्मेट में होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सेल्स, ये क्या होगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कितना है? 50 lakhs। तो पहला वाला शेड्यूल सेल्स कितना लिखा है? 50 lakhs, 50 lakhs। तो किस में चला गया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। दूसरा कौन सा है? डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड किस में होगा? अदर इनकम में होगा, 10,000 है अदर इनकम। डिस्काउंट रिसीव्ड आपको याद रखना है, जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हो, वो किस में लिखोगे? अदर इनकम। नेक्स्ट अगला वाला कौन सा दिख रहा है आपको? डिस्काउंट अलाउड, तो ये अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। डिस्काउंट अलाउड कितना है? 5,000। डिस्काउंट अलाउड अदर एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कितना है? 5,000। डिस्काउंट अलाउड अदर एक्सपेंसेस में, सो डिस्काउंट अलाउड 5,000। नेक्स्ट बैलेंस इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में आएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 1 लाख। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 1 लाख। कौन से शेड्यूल में आएगा ये? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर उसके बाद कौन सा है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1,50,000, ये चेंजेस इन इन्वेंटरीज में आएगा। चेंजेस इन द इन्वेंटरीज, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1,50,000। चेंजेस इन द स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन द इन्वेंटरीज, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? 1,50,000। कितना है? 1,50,000। नेक्स्ट वाला कौन सा? यहाँ पर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 5 लाख, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 5 लाख, ये किसमें आएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल
कितना है 5 lakhs। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 5 lakhs। नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड, तो ये परचेस से रिलेटेड खर्चा है, परचेसेस में ऐड होता है, तो 25,000। कैरेज इनवर्ड 25,000। सो कैरेज इनवर्ड 25,000 परचेस से रिलेटेड खर्चा है। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम में ही आएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 1,50,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 1,50,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 1,50,000। नेक्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है 80,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इसमें आएगा चेंजेस इन इन्वेंटरीज। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है 80,000। तो 1,50,000 minus 80,000 that is 70,000. That is changes in the stock or changes in the inventories, है ना, changes in the inventories. नेक्स्ट है सैलरीज, तो ये किसका है एम्प्लॉय का खर्चा है। सैलरी कितना है 2 lakhs। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की शेड्यूल में लिखेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस सैलरीज कितना है, सैलरीज 2 lakhs। सैलरीज कितना है 2 lakhs। सैलरीज आर गिवन 2 lakhs। नेक्स्ट अगला वाला क्या है, सैलरीज हो गया। फिर बोनस टू स्टाफ कितना है 60,000। बोनस टू स्टाफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में बोनस टू स्टाफ कितना दिया है 60,000। कितना दिया है 60,000 बोनस टू स्टाफ। नेक्स्ट वाला बैलेंस है स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, तो स्टाफ से रिलेटेड खर्चा है 10,000। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस कितना है 10,000। कितना दिया है 10,000। तो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस 10,000। नेक्स्ट बैलेंस इज गिवन इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 15,000, तो ये फाइनेंस कॉस्ट हो गया, फाइनेंस कॉस्ट की शेड्यूल में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना दिया है 15,000। कितना दिया है 15,000। व्हाट इज नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट, तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स 2,10,000। depreciation on fixed asset, depreciation on fixed assets 2,10,000, 2,10,000. So depreciation on fixed asset, depreciation and amortization expenses. Next दिया हुआ है other administration expenses, other administration expenses 3,60,000, तो ये other expenses में जाएगा। other administration expenses 3,60,000, other administration expenses 3,60,000. and the last posting क्या लिखा है, इनकम टैक्स टू बी प्रोवाइडेड फॉर द करेंट ईयर, इस साल का इनकम टैक्स का प्रोविजन कितना है 6,05,000। इसको कहाँ पे लिखना है, इस फॉर्मेट में लिखना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस प्रोविजन फॉर टैक्स। कितने का प्रोविजन है 6,05,000, 6,05,000 इज द प्रोविजन फॉर टैक्स। तो यहाँ तक हमने पूरे क्वेश्चन का पोस्टिंग कर दिया। देखो यही क्वेश्चन पूछा था, दिस इज मुंबई यूनिवर्सिटी अप्रैल 2017 पेपर। तो सिर्फ हमको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है, ये क्वेश्चन है। लेकिन आपने देखा होगा फॉर्मेट में डायरेक्ट कोई अमाउंट नहीं लिखना है, आपको लिखना किसमें, शेड्यूल्स में लिखना है, जैसे हमने बैलेंस शीट में किया था। और फिर शेड्यूल्स का टोटल करते करते किस में आएंगे, फॉर्मेट में आएंगे। चलो करते आते यहाँ पर टोटल, पहले सेल्स का एक ही अमाउंट है 50 lakhs, तो यहाँ पर शेड्यूल 1 का टोटल है आपका 50 lakhs। फिर अदर इनकम में देखो क्या है, सो अदर इनकम शेड्यूल 2 10,000, एक ही अमाउंट है 10,000। तो आपका यहाँ पर टोटल हो गया, टोटल रेवेन्यू इज 50 lakhs 10,000, टोटल रेवेन्यू इज
50 lakhs 10,000 is the total revenue. So total revenue is 50 lakh 10,000. Now we have to take the expenses. Cost of material consumed. तो इसमें क्या होगा देखो, ये 1 lakh plus 5 lakh 6 lakhs, 6 lakhs 25,000, 6 lakhs 25,000, उसमें से माइनस करेंगे 1 lakh 50,000 क्लोजिंग स्टॉक, तो आएगा आपका 4 lakh 75,000. 4 lakh 75,000 is the cost of material consumed. The cost of material consumed 4 lakh 75,000. 4 lakh 75,000 cost of material consumed. Next, purchases. तो purchase of stock in trade ये तो है ही नहीं, this is nil. Purchase of stock in trade, यहाँ पर ये बैलेंस नहीं है. Changes in the inventories of finished goods and work in progress. Changes in the inventories of finished goods and work in progress. तो इसमें देखो work in progress का तो स्टॉक नहीं लिखा है, यहाँ पर 70,000 plus 0 that is 70,000. 70,000 is the total. यहाँ पर changes in the inventories total is 70,000. Now employee benefit expenses. Employee benefit expenses इसका total तो 2 lakh 60 plus 10 that is 2 lakh 70,000. 2 lakh 70,000 और finance cost है 15,000. So 2 lakh 70,000 is the employee benefit expenses. Finance cost is 15,000. Employee benefit expenses that is 2 lakh 70,000 and finance cost that is 15,000. Finance cost is 15,000. Then depreciation and other expenses. So depreciation का total कितना है 2 lakh 10,000 and other expenses के लिए कितना है 3 lakh 65,000. So depreciation is 2 lakh 10,000. Depreciation का amount 2 lakh 10,000 and other expenses का total है 3 lakh 65,000. So expenses का total करेंगे यहाँ पर, expenses का total करेंगे, देखो क्या क्या चीज होगा यहाँ पर. cost of material consumed से 4 lakh 75,000, 4 lakh 75,000 plus 70,000 plus 2 lakh 70,000 plus 15,000 plus 2 lakh 10,000 plus 3 lakh 65,000. So total is 14 lakhs 5,000. 14 lakh 5,000 is the total. 14 lakh 5,000 is the total of expenses. Total of expenses 14 lakh 5,000. So total revenue में से total revenue, तो total revenue कितना था 50 lakh 10,000. total revenue कितना था 50 lakhs 10,000. उसमें से ये माइनस करना है, तो 50 lakhs 10,000 में से माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस आ रहा है 36 lakhs 5,000. बैलेंस कितना आ रहा है 36 lakhs 5,000 और उसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स 6 lakhs 5,000 माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स comes to 30 lakhs. Profit after tax comes to 30 lakhs. So this is the answer. क्या क्या करना था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, इन दोनों का टोटल करना है. एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेसेस, चेंजेस इन द इन्वेंटरीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंस, इनका टोटल. फिर टोटल रेवेन्यू 50 lakhs 10,000, उसमें से टोटल एक्सपेंस 14 lakh 5,000 माइनस कर दिया तो आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 36 lakhs 5,000, जिसमें से माइनस किया प्रोविजन फॉर टैक्स 6 lakhs 5,000, तो आंसर आ गया 30 lakhs इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. दैट कंप्लीट्स योर आंसर फॉर द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन मुंबई यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर अप्रैल 2017. सो होप यू अंडरस्टूड दिस. इट्स वेरी सिंपल, काफी सिंपल है, प्रोवाइडेड हमको फॉर्मेट याद रहना चाहिए. थैंक यू वेरी मच.